Hello 10th graders, exams are here and you are 100% prepared. चेकलिस्ट अगर तैयार करते हैं तो आपकी सारी बुक डन है, आपके बैक क्वेश्चंस डन है. पेंडिंग क्या है? पेंडिंग है मॉक टेस्ट पेपर्स. और अगर मॉक टेस्ट पेपर्स कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम्स का फॉर्मेट, प्लस यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू सॉल्व द पेपर. तो उन्हीं मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज लेकर आ रही हूं मैं इन लर्न साइंस विद नेहा, जहां पे मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कराऊंगी, प्लस हर क्वेश्चन के साथ जो रेलेवेंट मटेरियल है वो भी बताऊंगी. बिकॉज इट्स नॉट कि वही क्वेश्चन आएगा, वैसा अगर कुछ भी आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली. सो वेलकम यू ऑल टू लर्न साइंस विद नेहा. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद मॉक टेस्ट पेपर 1. सो ये मेरे पास मॉक टेस्ट पेपर है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखती हूं, ये रहा. सो ये है सेक्शन ए. सेक्शन ए में होते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस. So 20 questions means 20 marks, which will give you 25% of score out of total in your exams. So let's prepare for these 20 marks. So first of all, the first question is, when lead nitrate powder is heated in a boiling tube, three substances are produced. तो हमारे पास parent reactant क्या हो गया? That is lead नाइट्रेट. लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1. ये बन गया आपका कंपाउंड विच इज लेड नाइट्रेट, व्हाइट इन कलर एंड सॉल्युबल इन वाटर. अब इस कंपाउंड को उसने क्या करा? हीट करा और की थर्मल डीकंपोजिशन. डीकंपोजिशन करते ही लेड नाइट्रेट ब्रेक हो गया इनटू लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. सो कलर ऑफ दिस विल बी रेड. Color of this nitrogen dioxide will be brown fumes coming out of it. तो ये था फर्स्ट. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट. So C is the correct option. Lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas will be liberated. अब ये इसका ऑप्शन आ गया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. और इसी के साथ मैं आपको एक नॉलेज की चीज बताने वाली हूं कि कोई भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो होती है एंडोथर्मिक. उसमें हम हीट देते हैं और ये ब्रेक होती है वन कंपाउंड इनटू टू और मोर स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड्स. तो दिस इज डन विद द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन आ गया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन. टर्मरिक का मतलब है हल्दी. तो हल्दी का सोल्यूशन बनता है वाटर एंड सम टर्मरिक पाउडर. तो जैसे ही टर्मरिक सोल्यूशन को आप, इसके दो चीजें आती हैं. तो ये होता है आपका इंडिकेटर. सो टर्मरिक सोल्यूशन को अगर आप एसिड में डालते हो तो चेंज अलग है, अगर बेस में डालते हो तो चेंज डिफरेंट है. एसिड में डाल के देयर इज नो कलर चेंज, और बेस में डालने में द कलर विल चेंज टू ब्रिक रेड. तो अब देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन क्या करा. क्वेश्चन करा, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू कलरलेस लिक्विड इफ द लिक्विड बिकम्स रेड. रेड मींस आपको डाला गया है उसमें बेस, रेड कलर आ गया. तो लेट्स चेक आउट व्हाट इज अ बेस हियर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेमन जूस. तो ये दोनों हो गए एसिड और आपका आंसर आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड. एंड द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH. So this completes two questions. So now comes the third one. So third question आ गया आपके पास, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज. अब जिप्सम बनता किससे है? जिप्सम बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से. प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज अगेन व्हाइट कलर लिक्विड. ठीक है. अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. ये हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. सो दैट वाज हेमीहाइड्रेट. सो डाइहाइड्रेट इज जिप्सम और जिप्सम इज यूज्ड, जैसे पीओपीज में जिप्सम यूज होता है. जिप्सम इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज because it is hard and it can be molded. It is molded and become a toy or any other shape it will get. ठीक है. तो ये तो आपका हो गया जिप्सम. So ये लगा हमारा टिक
जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और ये 2H2O क्या होता है, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि अगर आप हीट करोगे तो वो रिमूव हो जाता है और ये कंपाउंड हो जाता है एनहाइड्रस। विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। ठीक है, दिस वाज एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, when aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together, an insoluble substance along with aqueous solution of sodium chloride is formed. What is the example or what reaction is an example of? चलो पहले हम लिखते हैं रिएक्शन क्या है। सबसे पहले उसने बोला बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड आपका आ जाता है BaCl2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, बेरियम की 2, साथ में आ जाता है सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। अब इनको कंबाइन करते हैं तो ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो वैलेंसी दोनों की 2 है, इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड यहाँ कंबाइन होगा एंड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride is soluble in water, but barium sulfate is insoluble and will form white precipitate and will settle down at the bottom. That is why ये साइन लगाया। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ, दो सॉल्ट अलग अलग लिए, दोनों ने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करा और न्यू सॉल्ट बन गए। So this kind of reaction is called as double displacement reaction. So this gives you an answer, double displacement reaction. Now let's move towards the next question, which is from carbon and compounds. अब क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है हाइड्रोकार्बन which contain 2 single carbon bond, 2 okay and 1 triple bond. सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, बिकॉज इस कार्बन को यहाँ पे भी बॉन्ड चाहिए, तभी कार्बन टेट्रावेलेंसी को पूरी करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड चाहिए, उन्होंने बोला इसके पास 2 कार्बन बॉन्ड्स हैं सिंगल, तो 2 कार्बन के सिंगल ये वाले हो गए और बीच में हो गया एक ट्रिपल बॉन्ड। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 विद आइन चेन, आइन ग्रुप, इसको बोलते हैं ब्यूटाइन। तो योर आंसर विल बी हियर ब्यूटाइन। सो 5 क्वेश्चंस डन along with extra information. Now comes the next part. Select the correct statement from the following. अब क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसने क्या किया, इट विल फॉर्म कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, दैट मीन्स कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर ली, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब क्या पूछा गया है, वो कहते हैं कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई। ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर है लेकिन खुद ये रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली ये गलत हो गया आपका। सेकेंड, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड। I think this is the correct answer. So hydrogen is getting oxidized, it is forming water, and copper oxide is getting reduced, it is forming copper. Or third statement, copper oxide is a reducing agent, no. I told you it is an oxidizing agent, and hydrogen is an oxidizing agent, no. It is a reducing agent. तो आपका आंसर हो गया B, which is the correct answer. Now the next one, name the compound A formed in the following reaction. अब ये reaction है आपकी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो मतलब कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं, साथ में अमोनिया विच इज अ गैस, साथ में डाला वाटर, साथ में डाला कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डलती है वहां पे ज्यादातर कार्बोनेट निकलता है, और जहां पे कार्बोनेट होता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो मेरे पास अमोनियम क्लोराइड तो बन चुका ऑलरेडी, ठीक है, तो बचा सोडियम, एक हाइड्रोजन और बची, कार्बन बची और 3 ऑक्सीजन के बचे। सो दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका बैलेंसिंग भी कंप्लीट है। ठीक है, यू डोंट नीड टू बैलेंस इट। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज
बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के यूजेस आपको पता है, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, इट इज यूज्ड एज एंटासिड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग लाइक केक्स या यीस्ट के तौर पे काम आता है. सो दिस इज हाउ, दिस इज अ कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा. और व्हाट हैपेंस अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो? अभी मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी कार्बोनेट कंपाउंड को डीकंपोज करते हो तो आपके पास आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, विच इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन. सो दिस वाज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन along with the solution of the question in detail. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a sequence question. Sequence is breathing. Basically, this is the pathway of breathing. तो pathway of breathing वो कह रहा है कौन सा करेक्ट है. तो सबसे पहले एयर जाती है नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स के बाद जाती है वो फेरिंग्स में. फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड. तो फेरिंग्स के बाद जाएगी वो लैरिंग्स में. लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स के बाद जाएगी वो ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद इन्होंने लंग्स नहीं दिखाए, ब्रोंकाई नहीं दिखाया, तो सीधा दिखाया एल्वोलाई. तो जस्ट लुक फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन and it will give you full score. So nostrils, trachea, nostrils के बाद आया आपका pharynx. This is C part: nostrils, pharynx, larynx, trachea and alveoli. So this completes till 8 questions. Let's move towards the 9th one. तो पहले इसको टिक भी लगाना था हमने. तो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये लगा हमारा टिक. ये हो गए सारे क्वेश्चंस सॉल्व. So let's move. So now let's move towards the 9th question. वो कह रहा है olfactory receptors can detect. Olfactory मतलब smell. So olfactory receptors will depict your smell. Okay. And if you talk about gustatory receptors, that will be for taste. ठीक है. Photoreceptors will be for light. And thigmoreceptor will be for touch. Chalo, now the next one. The movement of sunflower is in response to stimulus such as gravity? No, because वो तो roots हैं या फिर stem है. Chemicals? Not exactly. Day and क्योंकि chemicals में भी आपका पानी या fertilizers के थ्रू जाता है. Water के थ्रू भी नहीं. And what is left is day and night, जो नाम से ही पता चलता है, sunflower. तो sun की तरफ उसका मुंह जाता है और शाम को नीचे चला जाता है. So that is day and night. Now, select the correct statement regarding the cross between pure tall pea plant and pure short Mendel's in the Mendel's experiment. Now, एक ही आपके पास करेक्टर है, एक करेक्टर का, this is pure tall pea plant which has got 2 alleles tall, okay, and pure short is again 2 alleles small. ठीक है, ये हो गया parent generation. अब हम बात करते हैं F1 की. तो F1 में क्या होगा? इट विल बी T T T T. ये आपका ब्रेक हो जाता है एंड विल कंबाइन टू फॉर्म T T. सो इन F1 जनरेशन you will have both all offsprings tall because dominant trait is there, but it will be like dominant plus recessive, that is a mixed trait, hybrid trait. Now comes F2 generation. F2 generation में ये फिर से ब्रेक होंगे, T small t, capital T small t. अब अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, you will get pure T, this is mixed breed, but again tall, mixed breed again tall, and pure dwarf. So this is F2 generation. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया. ये 25% आपके पास dwarf आया, बाकी 75% tall, और यहाँ पे 100% आपका tall आया, लेकिन mixed में. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, टिक लगाने की बारी आ चुकी. So for the same trait, 2 copies of genes are present in individuals that reproduce sexually. Same trait था tall, 2 copies of gene. Yes, 2 copies are there. Number 2,
The tall plant of F1 were exactly the same as tall plant of F2. अब F1 के tall plant तो ये रहे, ठीक है, और पेरेंट के tall plant ये रहे. क्या ये सेम है जेनेटिकली? नो, इट इज नॉट सेम. तो ये तो आपका गलत हो गया. नाउ 1/4 of F2 are short. ये रहा F2, 1/4 means 25% short. Yes, they are. ये भी सही है. Traits like tallness and shortness both were inherited in the plant of F1 generation. तो ये tallness का trait भी आया था और dwarfness, दोनों trait आए थे F1 में. That is why ये pure dwarf भी पैदा हुआ. So yes, this is also correct. So as per us, it will be 1, 3 and 4 as correct option. हमेशा हर चीज को डीप तक समझो फिर आंसर दो, बिकॉज इट कैन बी ट्रिकी मेनी अ टाइम्स. अगर आप 1 and 1, 2 कुछ ही और को टिक लगाओगे, कुछ और भी सही आपको लगता है हो सकता है, लेकिन ऑलवेज मेक श्योर कुछ रफ वर्क आप कर लो फिर आप आंसर दो. नाउ द नेक्स्ट वन is in plant waste products like resins and gums are stored in. अब प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए 3 जगहें होती हैं. नंबर 1 इज फ्लीज दैट फॉल ऑफ, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट नीचे लेके जाते हैं. ओल्ड जाइलम भी वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाते हैं. सेलुलर वैक्यूल भी वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाते हैं. तो ये तीनों चीजें वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाती हैं. लेकिन फ्लोएम नहीं, फ्लोएम तो फूड लेके जाता है तो वेस्ट नहीं लेके जाता, तो फ्लोएम तो रूल आउट करते हैं. अब याद रखना, रेजिन्स एंड गम्स हमेशा ओल्ड जाइलम के अंदर ही स्टोर होती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन. तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं लाइक दिस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिरर्स में. सो अ मिरर फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50. तो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. इमेज आपके है रियल विद मैग्निफिकेशन -1, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, और 1 है दैट मीन्स ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज सेम है, रियल है, इन्वर्टेड है, और वो तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होता है? एट सी. जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज 2 times द फोकल लेंथ, तब इमेज भी सी पे बनती है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन, इन दिस केस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इमेज? डिस्टेंस होता है इसमें. अब देखो, ये मेरे पास मिरर था, ठीक है, तो ये F, ये मेरे पास 2F, एक रे यहां से गई, ठीक है, फोकस से वापस आ गई. दूसरी रे यहां से गई, फोकस से वापस आ गई, और ये इमेज बन गया. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी यही है, इमेज का डिस्टेंस भी यही है, ठीक है. तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ? इन दोनों में डिस्टेंस हुआ 0, because image is formed in front of the mirror, so distance is 0. ठीक है. Now the next question, when too many electrical appliances are connected to a single socket, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा. So let's see if this option is there. Resistance will increase? No. Current will decrease? Obviously no. इतने सर्किट्स आ गए, इतने आपके अप्लायंसेस आ गए, तो करंट तो ज्यादा चाहिए ना उनको. So short circuiting can occur, yes, but current will increase. This is the appropriate answer. Short circuiting भी हो सकती है, लेकिन जो होगा ही होगा, confirmed है, वो है current in the circuit will increase. So now ये भी हमारे हो गए 14 questions. Now let's move towards the next one. Now coming towards an easy question, which is 15th question. ये कहता है among the following group, सीधा रेड पेन लेते हैं because इसमें कुछ नहीं करना हमें. Among the following group of material, the group which contain only biodegradable material. ये कोई भी आंसर कर देगा. Biodegradable मतलब which can be decomposed easily in nature. So polythene, a big no. Plastic, a big no. Glass and aluminium, again no. So what is left? That is
wood, leather and paper. Now the next one, consider the following statement. Every step in the food chain is a trophic level. Yes, the first step, producer, first trophic level, herbivores, second trophic level, and so on. Yes, this is right. Decomposers convert complex inorganic matter in the dead remains of organism into simple substance. हमारे अंदर इनऑर्गेनिक नहीं होता, हमारे अंदर होता है ऑर्गेनिक. तो डीकम्पोजर्स ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं. ऑर्गेनिक मतलब जो चीज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बनती है, जैसे प्रोटीन्स, ग्लूकोज एंड ऑल. तो ये उल्टा होना चाहिए था. So this is incorrect. In food chain, energy level increases from lower to higher trophic level. No, अगर आप 10% लॉ देखो तो एनर्जी लेवल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल. इसीलिए ट्रॉफिक लेवल्स 4 या 5 से ज्यादा नहीं होते, बिकॉज एंड तक आके एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि अगर उससे ज्यादा बड़ा ट्रॉफिक लेवल होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू 10% लॉ. दिस इज अगेन रॉन्ग. And fourth one, linkage between food chain constitutes food web. Yes, many food chains combined together, they form a food web. So first and fourth are the correct option. So let's go and take towards the B part. Now, let's move towards assertion and reason questions. So, do I have one here or no? Yes, I do have. Okay. So the question is, soap, क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे लास्ट में देखो, सोप डू नॉट फॉर्म लादर विद हार्ड वाटर. सोप झाग नहीं बनाता हार्ड वाटर में. और रीजन क्या है, क्यों नहीं बनाता? बिकॉज हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं जो स्कम बना लेते हैं और इंटरफेयर करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लादर और फोम. तो क्या रीजन यही दिया हुआ है, देखते हैं. सो हार्ड वाटर हैज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स dissolved in which only react with soap to form scum. Yes, assertion भी सही है और reason भी सही है. तो we will take both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. So let's move towards the next sheet. अब next sheet में भी यही assertion reason question होंगे आपके, और अब हम इसको finish off करने वाले हैं. Okay, so now the next one, वो कह रहा है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर. यस, दैट इज राइट. सो किलोवाट आवर में ही आपके घर का बिल आता है. सो दिस इज किलोवाट आवर, बिकॉज अगर छोटा छोटा लेंगे तो इतना बड़ा यूनिट हो जाएगा कि उसको यू कांट इवन रीड दैट एंड इट कैन गिव मोर ऑफ मिस्टेक्स. तो हम बड़ा यूनिट लेते हैं किलोवाट आवर. अब वो कह रहे हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10 to the power 6 जूल्स. ये कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये सही है या गलत. तो 1 किलोवाट आवर में कितने वॉट सेकेंड होते हैं, पहले इसको देखते हैं. सो किलोवाट मींस 1000 वॉट, आवर मींस 3600 सेकेंड्स. अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 वॉट सेकेंड. और वॉट सेकेंड को बोलते हैं जूल्स और जूल्स. तो ये 3.6 कहाँ चला गया हमारा, तो मतलब ये आंसर गलत है. सो assertion is right, reason is wrong. So assertion is true, reason is false, because इन्होंने 3.6 लगाया ही नहीं. Now the next one, ozone is O3 is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. Yes, right. ओजोन 3 एटम से मिलके बनता है. ठीक है, वो भी एक लेयर पे जाके जहां पे वो डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन एटम O2 के साथ मिलके O3 बना लेता है. परफेक्ट. ठीक है. ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेज. दिस इज आल्सो करेक्ट. दोनों चीजें करेक्ट है. लेकिन क्या ओजोन इज अ मॉलिक्यूल बाय 3 एटम का ये रीजन बनता है? इसका नहीं बनता. ये ओजोन की एडवांटेज है. तो बोथ आर करेक्ट, but this is not the correct explanation of assertion. ठीक है. Now the next one, chemical coordination is seen in both plants and animals. chemical coordination का मतलब होता है hormones, hormonal coordination. तो hormonal coordination plants में भी होती है, animals में भी होती है. ठीक है. अब रीजन क्या है, क्यों होती है, क्या ये रीजन सही है, आप बताओ. Now plant hormone control directional growth,
whereas in animals growth is never seen in one direction. क्या ये रीजन अप्रोप्रिएट है कि इन दोनों में हॉर्मोन्स होते हैं? आप मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड देन आई विल रिप्लाई यू कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स.